सभी को सादर नमस्ते। आज शिव सप्ताह के छठे दिन में मैं सौरभ आप सबको स्वागत करता हूँ। शिव सप्ताह हम गत 2 साल हो गए इसका पालन कर रहे हैं। ये श्री कृष्ण जी विनायक वजय जी के जन्म दिवस पर हम पालित कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी विनायक वजय जिन्होंने इस भारतीय शिल्प शास्त्र को समाज में पुनः स्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और इसी इसी दिशा में भारतीय शिल्प संस्थान कार्य कर रहा है। आज का जो विषय वस्तु है वो वास्तु शास्त्र के ऊपर है। भारतीय शिल्प शास्त्र में 3 भाग हैं: धातु खंड, साधन खंड और वास्तु खंड। वास्तु का विषय वास्तु खंड में आता है। भारतीय प्रौद्योगिकी को हम शिल्प के नाम से जानते हैं, जो मॉडर्न साइंस में हम टेक्नोलॉजी के नाम से जान रहे हैं। श्री कृष्ण जी विनायक वजय जी का ये 152वां जयंती है, जो 16 दिसंबर को पालित किया जा रहा है। भारतीय शिल्प संस्थान के विषय में मैं कुछ बताना चाहूंगा। भारतीय शिल्प संस्थान तीनों काल को लेकर एक एक प्लान के ऊपर चल रहा है, जो कि भूतकाल में जो हमारे पुराने आचार्यों ने जो शास्त्र के ऊपर कार्य किया है, जो काल के प्रवाह में नष्ट होती चली जा रही है, उसको संग्रह करने का काम कर रहा है और वर्तमान काल में उसी शास्त्र का शोध कर रहा है और भविष्य में इसी के अनुरूप पाठ्यक्रम का पठन पाठन और उसका निर्माण करना है और उसी को फिर भारतीय समाज में पुनः स्थापित करना है। तो इसी विषय को आज प्रस्तुत करेंगे श्री शिव प्रसाद वर्मा जी। मैं श्री शिव प्रसाद वर्मा जी के विषय में कुछ बोलना चाहूंगा। श्री शिव प्रसाद वर्मा जी महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, जिन्होंने 31 साल अपने कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग और मैनेजमेंट और स्थापत्य, वास्तु, ज्योतिष इस विषय में अध्ययन किया है और उसी विषय को अभी भी समाज के सामने पुनः प्रतिस्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कुछ पुस्तक भी रचना की है वास्तुशास्त्र के ऊपर। मैं कुछ पुस्तक उनका बताना चाहूंगा। मायामत, मनसा, राजवल्लभ, मनसला चंद्रिका, विश्वकर्मा प्रकाश, कुछ गिने चुने मैंने नाम बताए हैं और भी बहुत सारे हैं। और श्री शिव प्रसाद वर्मा जी प्रेसिडेंट अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो मैं अभी शिव प्रसाद वर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा उनके भाषण प्रतिस्थापित करने के लिए। और ये वक्तव्य 1 घंटे का रहेगा और 1 घंटे में सब अपना ऑडियो अनम्यूट करके रखेंगे और 1 घंटे के बाद इस विषय से जुड़ी अपने प्रश्न सबके सामने ज्ञापन करेंगे और ये क्रम के हिसाब से प्रश्न पूछा जाएगा। इसको हैंड रेज किया जाएगा, जो पहले हैंड रेज करेगा उसका प्रश्न पहले लिया जाएगा। तो श्री शिव प्रसाद वर्मा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अभी। श्रीमान अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए और आज का विषय प्रतिस्थापित कीजिए। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। मेरी आवाज आ रही हो तो कृपया एक बार बता दें कि वॉइस में कोई दिक्कत हो। जी आ रही।
ठीक। अत्यंत प्रसन्नता, हर्ष, आनंद का विषय है कि वैदिक शिल्प संस्थान द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसमें मुझे अपने विचार, अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया गया है। जैसा कि पिछले कुछ समय से जब से ये आमंत्रण मिला है, मैं थोड़ा देखने का प्रयास कर रहा हूँ वजय जी का जो भी मटेरियल है, साहित्य है, वो उपलब्ध हो। उस संदर्भ में मेरा सुझाव भी थोड़ा सा है कि जो भी साहित्य हो, चाहे जिस भाषा में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, मराठी में हो, वो सब संकलित करके एक जगह इकट्ठा किया जाए, ताकि बहुत सारा जो कार्य है आप लोग कर रहे हैं, वो आने वाले जिज्ञासु कह लो, विद्यार्थी कह लो, उनके लिए वो सुगम हो जाएगा। एक स्थान पर यदि वो रखा जाएगा तो फिर उसके आगे का जो कार्य है वो अपन या जिज्ञासु जन उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अनंत कुमार स्वामी जी ने भी बहुत कार्य किया भारतीय शिल्प शास्त्र पर, वास्तुशास्त्र पर। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का भी बहुत सारा कार्य है और वजय जी का भी बहुत सारा कार्य है। तो ये सारा कार्य जो है वो अपने सामने धीरे धीरे आ जाएगा, तो उससे आगे कैसे अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन, रिसर्च, वो प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, उसमें सब सहायता मिलेगी। एक दो बात और कह के अपना विषय आरंभ करना चाहूँगा। एक वेबसाइट है, उसका नाम है archive.org। उस पर लगभग वास्तु के और उससे संबंधित आगम ग्रंथ के 2500 टेक्स्ट, मोर देन 2500 टेक्स्ट पुस्तकें, आगम और वास्तु, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में और कुछ अन्य फॉर्म में वो अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। इसके अलावा मुक्तबोध.org, उस पर भी बहुत सा साहित्य अपने पास उपलब्ध है, उसका अपन सब लाभ ले सकते हैं। विषय अपना रखा है, उसके संबंध में इतिहास भी, विषय भी, वास्तुशास्त्र, विषय की व्यापकता भी। तो अब मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन से धीरे धीरे विषय को आरंभ करना चाहूँगा। तो वैदिक शिल्प प्रतिष्ठान, इसका ये आयोजन है, आज उसका 6ठा दिवस है। उसमें अपन इसको विषय को देख रहे हैं और भारतीय निर्माण शास्त्र, उसके अंतर्गत वास्तुशास्त्र, उसका परिचय और विस्तार, ये अपना विषय रखा गया है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि स्लाइड आपको दिख रही होगी। अपन आरंभ करेंगे, सारी जो अपना शास्त्र है वो वेद से। वेद थोड़ा सा क्लिष्ट कह लो, कठिन कह लो, वेद यानी ज्ञान। तो उपवेद की रचना हुई और उपवेद को और सरल कह लो, सिंप्लीफाइड कह लो, वो इतिहास और पुराण में अपने को बताया गया। तो इस प्रकार से वेद हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अपन 4 वेद सब जानते ही हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद वेदांग है, उपांग है, ये सब अपने को मिलते हैं। थोड़ा सा विषय में प्रवेश करने के लिए अपन स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा चलते हैं। और यदि आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा हो, स्थापत्य वेद का परिचय, तो वेद यानी ज्ञान, वेद यानी ज्ञान। 4 वेद अपन सब जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंत्र, उनको सूक्त कहते हैं। सामवेद में उनको गाने की विधि। यजुर्वेद में यजन संबंधी विद्या, यज्ञ संबंधी विद्या। और स्थापत्य वेद के बहुत नजदीक है। जबकि विद्वत जन जो है वो अथर्ववेद को इससे संबंधित मानते हैं। फिर इनके उपवेद, उपवेद के क्रम में स्थापत्य वेद विद्वत जनों के बीच में अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। फिर ऋग्वेद में तो काफी डिस्क्रिप्शन अपने को प्राप्त होता है। इतिहास के ग्रंथों में भी बहुत अधिक डिस्क्रिप्शन अपने को प्राप्त होता है। उसके बाद अभी जब हमने वजय जी का साहित्य देखने का, समझने का प्रयास किया, तो उसमें 64 कलाओं का वर्णन है। 64 कलाओं का वर्णन
श्रीमद् भागवत में, विष्णु पुराण में, हरिवंश में, महाभारत में, कामसूत्र आदि ग्रंथों में अपने को प्राप्त होता है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसके अंदर जो 64 कलाएं बताई गई है, उसमें 36 नंबर या 37 नंबर, ऐसे अलग अलग 2 नंबर्स पर अपने को ये वास्तु विद्या ये प्राप्त होती है। तो 64 कलाओं में से एक कला अपनी वास्तु विद्या है। डॉक्टर प्रसन्न कुमार आचार्य द्वारा 1917 से 1934 तक इसके ऊपर कार्य किया गया। ग्रंथ का नाम है मानसार। मानसार ग्रंथ को देखेंगे और उन विद्वानों के साथ जब उन्होंने 300 विद्वान के साथ 17 वर्ष तक कार्य किया तो मानसार ग्रंथ के 7 वॉल्यूम्स में 7 खंडों में प्रकाशित किया। उसमें से जो एक भाग है, सेकंड नंबर चैप्टर्स, उसमें अपने को ये 64 कलाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। उसी में से एक कला जो है उसको अपन वास्तु विद्या या स्थापत्य कला के नाम से जानते हैं। फिर स्थापत्य वेद को सामान्य रूप से अपन 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसकी परिभाषा कर सकते हैं। स्थापत्य यानी स्थापना संबंधी, वेद यानी ज्ञान। तो जितना भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नॉलेज है, ज्ञान है, उसको अपन स्थापत्य वेद कहते हैं। ये शास्त्रीय आधार पर परिभाषा जब करते हैं तो अव्यक्त को व्यक्त कर उसमें चेतना की स्थापना करना, ये स्थापत्य वेद है। इसके अलावा मानसार में, मयमत में बताया कि जो भूमि है, भवन है, बिल्डिंग है, यान है यानी वाहन है, और शयन यानी उपकरण यानी फर्नीचर आदि, इसको भी स्थापत्य कहा है। तो इस प्रकार से परिभाषा के बाद अलग अलग ग्रंथों में उसकी परिभाषा दी है। उसके बाद जब शास्त्रीय आधार पर जाते हैं तो आंतरिक सज्जा और बाह्य सज्जा, ये जो बाह्य सज्जा है इसी को अपन वास्तुशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो अब वास्तुशास्त्र विषय को अपन थोड़ा सा देखने का, समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तुशास्त्र का जो वर्णन है उसमें अपने को मत्स्य पुराण ग्रंथ में 18 आचार्यों के नाम मिलते हैं। इसके अलावा मानसार जो ग्रंथ है उसमें 32 आचार्य कह लो, 32 स्कूल्स कह लो, 32 शिक्षक कह लो, परंपरा कह लो, वो मिलती है। उसमें विश्वकर्मा है, ये आचार्य हैं सभी। विश्व है, विश्वसार है, प्रबोधक है, व्रत है, मय है, त्वष्टा है, और इन सबके ग्रंथ हैं, इन सबके ओपिनियन है वास्तुशास्त्र पर। तो अपन यहाँ संक्षेप में, बिल्कुल सार रूप में वास्तुशास्त्र के ग्रंथ को देखेंगे, क्योंकि इतिहास की भी बात है इसमें, और उनकी विषय वस्तु को देखने का प्रयास करेंगे, और वास्तु कितना व्यापक है, कितने डायमेंशंस उसमें कवर होते हैं, इसको देखेंगे। तो जितने 18 महापुराण हैं उन सब में वास्तु का वर्णन मिलता है। उसमें अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण आदि ग्रंथ हैं, मानसार ग्रंथ है। तो अपन ये जो ग्रंथ हैं इनकी विषय वस्तु को और ग्रंथ के नाम से अपन देखना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे वास्तुशास्त्र के ग्रंथ। उसमें 18 महापुराण, उसी के अंतर्गत अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण आदि। अपराजित प्रच्छा, विश्वकर्मा जी के 4 पुत्र, जय, विजय, सिद्धार्थ और अपराजित। जब कभी भी आपको सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ पढ़ने का, देखने का अवसर मिलेगा तो उसमें वर्णन आएगा कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मा जी के पास गई, राजा पृथु भी गए, उसका पहला अध्याय महासमागमन। और राजा पृथु कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझे पृथ्वी का शासन करने हेतु भेजा, और ये जो पृथ्वी है ये मुझसे भयभीत है और इधर उधर चली जाती है, मुझको पृथ्वी समतल होने नहीं देती। फिर ब्रह्मा जी पृथ्वी को आश्वस्त करते हैं कि ये जो राजा पृथु हैं ये तुम्हारा उतना ही दोहन करेंगे जितनी आवश्यकता है जमीन को समतल करने की, फ्लैट करने की, ग्राम, नगर, दुर्ग आदि निर्माण करने की, उद्यान बनाने की। और ब्रह्मा जी विश्वकर्मा को बुलाकर कहते हैं कि आप पृथ्वी पर जाएं
और जैसे आपने देवराज इंद्र के लिए अलकापुरी आदि की रचना की, वैसे ही आप पृथ्वी पर जाकर अलग अलग नगर इत्यादि बसाएं, राजधानी बसाएं। तब विश्वकर्मा जी अपने चारों मानस पुत्र को बुलाते हैं, जय, विजय, सिद्धार्थ और अपराजित, और उनसे कहते हैं कि आप इस कार्य में मेरी सहायता करेंगे। तब जय नामक जो पुत्र है वो विश्वकर्मा जी से प्रश्न करते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कितने द्वीप हैं, कितने उसमें वर्ष हैं, राष्ट्र हैं, कितनी नदियां हैं, कौन कौन से पहाड़ है, कैसे लोग रहते हैं, वास्तु से संबंधित 300 प्रश्न वो जय करते हैं। और उसका उत्तर फिर विश्वकर्मा जी देते हैं। उसके आधार पर ग्रंथ बना, उसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार। उसको अपन डिटेल में देखने का अभी प्रयास करेंगे। तो जय के पश्चात जब विजय ने प्रश्न पूछे तो ग्रंथ बना विजया प्रच्छा। सिद्धार्थ ने जब प्रश्न पूछे तो विश्वकर्मा ने जो उत्तर दिया, विश्वकर्मा जी ने जो उत्तर दिया, तो ग्रंथ बना सिद्धार्थ प्रच्छा। ठीक उसी प्रकार ये जो अपराजित प्रच्छा ग्रंथ है, जब अपराजित ने प्रश्न पूछे विश्वकर्मा जी से वास्तु संबंधी, और विश्वकर्मा जी ने जो उत्तर दिया, तो ग्रंथ बना अपराजित प्रच्छा। ये भुवन देव आचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है। कामिका आगम, आगम का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। 2 भाग में है। पूर्व भाग में लगभग 75 चैप्टर्स हैं, 75 अध्याय है। सेकंड पार्ट जो है, उत्तर भाग जो है, उसमें करीब 98 चैप्टर्स हैं। इसी प्रकार ये जो भाग है, इसमें पहला भाग पूरा का पूरा वास्तु से संबंधित है। दूसरा भाग जो है, उत्तर भाग जो है, वो पूरा का पूरा कर्मकांड और वास्तु से संबंधित है, पूजन से संबंधित है, प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित है। इसी प्रकार वास्तु का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है मंदिर निर्माण मूर्तिकला के संदर्भ में, उसका नाम है काश्यप शिल्प। सूत्रधार मंडन ने ग्रंथों की रचना की। उसमें वास्तु मंडन है, प्रासाद मंडन है, मूर्तिकला से संबंधित रूप मंडन है, और घरों के लिए, महल के लिए राजवल्लभ ग्रंथ। ये सभी ग्रंथ अपने आप में पूरा वास्तु को डिस्क्राइब करते हैं, हर डायमेंशन को डिस्क्राइब करते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है मानसार। मानसार द्वारा, ऋषि द्वारा रचित ये ग्रंथ है। मान मतलब मेजरमेंट, सार मतलब इसेंस। तो वास्तु का ऐसा ग्रंथ जिसमें वास्तु से संबंधित जितने क्षेत्र हैं उनके डायमेंशंस बताए हों, माप बताए हों, नगर कितना बड़ा होना चाहिए, मकान का क्या साइज होना चाहिए, फर्नीचर का क्या मेजरमेंट होना चाहिए, चाहे ग्राम हो, चाहे नगर हो, चाहे फर्नीचर हो, जिसमें सारे डायमेंशन बताए हैं, माप बनाई है, बात बताई है, ऐसा ग्रंथ है मानसार। मानसार ग्रंथ में 70 अध्याय हैं, 70 चैप्टर्स, और लगभग 5185 श्लोक हैं, 5200 श्लोक हैं। इसी प्रकार मयमत ग्रंथ है, ओपिनियन ऑफ मया, 36 अध्याय हैं। ये ग्रंथ वास्तुशास्त्र के हर पक्ष को विस्तार से बताते हैं। मंदिर के लिए ग्रंथ है प्रासाद मंडन, रहवास के लिए, रहने के लिए जो घर होते हैं उसको कैसे बनाना, उसका ग्रंथ है राजवल्लभ, इसमें 14 अध्याय हैं। इसी प्रकार वास्तु का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है शिल्प रत्नाकर। मध्य प्रदेश में जो धार नगरी है, वहां राजा भोज हुए हैं 10वीं शताब्दी में। उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि 84 ग्रंथों की रचना की, 84 टेक्स्ट लिखे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। और वो सारे ग्रंथ जो हैं वो अपने अपने विषय में सिरमौर ग्रंथ हैं, चाहे ज्योतिष का हो, चाहे श्रृंगार का हो, चाहे व्याकरण का हो, चाहे वास्तु का हो। श्रृंगार में, व्याकरण में सरस्वती कंठाभरणम कह लो। इसी प्रकार योग पर उनकी वृत्ति है, योग सूत्र पर, वो भी अपने क्षेत्र में है। वास्तु पर उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे मुख्य रूप से। एक का नाम है सम्रांगण सूत्रधार, जिसमें 84 चैप्टर्स हैं। दूसरा ग्रंथ है उनका युक्ति कल्पतरु। अपन ग्रंथों के नाम के अलावा ये देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तु का विषय कितना व्यापक है, कितना विस्तार वाला है, ये अपन देखेंगे। उस क्रम में अपन सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ की विषय वस्तु देखेंगे कि वास्तु के अंदर किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार ग्रंथ है विश्वकर्म वास्तुशास्त्र और विश्वकर्म प्रकाश। ये वास्तु के वो ग्रंथ हैं
जो अपने आप में वास्तु कितना बड़ा है, व्यापक है, उसको बताते हैं। एक आध ग्रंथ की विषय वस्तु चाहे तो देख लें, जैसे ये अग्नि पुराण है, तो अग्नि पुराण में सभी विषयों का वर्णन है। अध्याय 40, 48, 50, 53, 54, उसके बाद 90, 94, 96, ये अपने को वास्तु मिलता है। मत्स्य पुराण में 252 चैप्टर से लेके 252 से लेकर 270 तक के जो अध्याय हैं वो वास्तु से संबंधित है, वास्तु से रिलेटेड है। ठीक इसी प्रकार अपराजित प्रच्छा, जैसा भी नाम लिया, भुवन देव आचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है। उसके विभिन्न अध्यायों का जब आप कंटेंट देखोगे, उनकी विषय वस्तु देखोगे, इंडेक्स देखोगे, तो हमेशा जितने भी अपने वास्तु के मूल ग्रंथ हैं उसमें सृष्टि का उत्पत्ति कह लो या आरंभ, वो कैसे हुआ, वहां से वो आरंभ होता है। अर्थात ये विद्या कैसी है? सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है। काल इसको नहीं खा पाता, समय के साथ ये नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार आयुर्वेद में, योग में जिन औषधियों का वर्णन आज से हजारों हजार वर्ष पहले किया गया, जिस रोग के लिए किया गया, आज भी वही औषधि उसी रोग के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। योग की महत्ता अपन देख चुके हैं। अभी जो संकट का समय चल रहा है और चल रहा था, उसमें योग और आयुर्वेद, उसका महत्व अपन देख चुके हैं, जान चुके हैं। ठीक इसी प्रकार वास्तु भी जो है वो सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है। आज हजारों वर्ष बाद भी वो जो विद्या है, उसके जो नियम है, वो एज इट इज अप्लाई होते हैं। हमने योग में देखा, इस समय पूरे विश्व में जो कोरोना के कारण दिक्कत हो रही है, उसमें योग और आयुर्वेद के माध्यम से कैसे उसको नियंत्रित किया जा सकता है, प्रिवेंटिव किया जा सकता है, अपनी क्षमता बढ़ाई जा सकती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाई जा सकती है, इसका उदाहरण आयुर्वेद और योग ये हमको देखने को मिल रहा है। वास्तु विद्या भी ठीक इसी प्रकार सार्वदेशिक है, सभी देशों में एप्लीकेबल है, सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है। इसी प्रकार जहां से ये आयोजन हो रहा है महाराष्ट्र में, वहां कामिका आगम का नाम अधिकतर देखने सुनने में आता है। तो इसका जो पूर्व भाग है, फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें लगभग 75 चैप्टर्स हैं और ये सारे के सारे वास्तु से रिलेटेड है। चाहे वो निमित्त परीक्षा हो, भूमि की परीक्षा हो, बलि विधि हो, भूमि का अधिग्रहण कैसे करना है, उस पर वो हल कैसे चलाना है, दिशा कैसे ज्ञात करना है, कौन से माप उसका मेजरमेंट का यूज करना है, फिर कैसे प्लॉट को, साइट को अलग अलग भाग में विभाजित करना है, सूत्र कैसा होगा, बलि विधि कैसे होगी, टाउन प्लानिंग कैसे करेंगे, लेंथ विड्थ कैसी होगी, लंबाई चौड़ाई आदि का उचित माप, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे फर्नीचर हो, कैसे ज्ञात करना, उसकी विधि है। तो आप देखेंगे कि ये कामिका आगम जो ग्रंथ है, उसका जो पहला भाग है, घर विन्यास, फाउंडेशन डिपॉजिट, भूमि को किस प्रकार सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करना, इसका अपने को वर्णन यहाँ मिलता है। तो यहाँ जितनी प्रकार की शालाएं हैं उसका वर्णन है। फिर यहाँ कार्य भूमि के अंदर कहाँ से स्टार्ट करना, पहली ईंट कहाँ लगाना, फिर प्लिंथ का वर्णन है, फिर पिलर्स, स्तंभ का वर्णन है, उसके ऊपर इंटाब्लेचर, प्रस्तर का वर्णन है, फिर जो शिखर आदि को कैसे बनाना उसका वर्णन है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये जो फर्स्ट पार्ट उसका है वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन से मोस्टली रिलेटेड है। उसके बाद आता है उसमें आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी जो है, प्रतिमा विज्ञान जो है, वो वास्तु का ही इंटीग्रल पार्ट है, वो वास्तु ही है। तो पूरा का पूरा जो सेकंड भाग है उसमें आप देखोगे तो पूजन विधि, प्रतिमा निर्माण, अभिषेक विधि, लिंग स्थापन और प्रतिमा निर्माण, इसका पूरा वर्णन अपने को यहाँ सेकंड पार्ट में मिलता है। तो इस प्रकार से कामिका आगम एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है आगम का, और उसमें वास्तु का वर्णन मिलता है। आगम के सभी ग्रंथों में वास्तु, कोई सा भी आगम आप उठा के देखेंगे तो उसमें वास्तु शास्त्र का आपको डिस्क्रिप्शन प्राप्त होगा।
अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार ये कामिका आगम हिंदी में उपलब्ध नहीं है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है और वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। इसी प्रकार काश्यप शिल्प ग्रंथ है, उसमें भी विस्तार से बताया है। अपन जो ग्रंथ विस्तार से देखेंगे वो होगा सम्रांगण सूत्रधार। कामिका काश्यप शिल्प में 84 चैप्टर्स हैं, प्रासाद मंडन है, 8 अध्याय का, मंदिर निर्माण का है, मंडन द्वारा रचित है। फिर मानसार ग्रंथ है, इसमें 70 अध्याय हैं, 70 चैप्टर्स। और मानसार द्वारा ये जो रचित है, जो फर्स्ट चैप्टर होता था, चाहे वो महिमत का हो चाहे वो मानसार का हो, उसमें फर्स्ट चैप्टर में जिसको संग्रह अध्याय नाम दिया, उसमें सभी अध्यायों का वर्णन आता है, समरी आ जाती है कि कोई पोर्शन कहीं इधर उधर गुम हो जाए तो वो यहाँ हम देख सकते हैं कहाँ है। फिर शिल्पी के लक्षण बताए, शिल्पी के लक्षण को आप स्थपति लक्षण भी कह सकते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी अपने ग्रंथ हैं, चाहे मानसार हो, चाहे महिमत हो, चाहे विश्वकर्म प्रकाश हो, चाहे राजवल्लभ हो, चाहे मनुष्यालय चंद्रिका हो, सभी ग्रंथों में सबसे पहले शिल्पी लक्षण बताए। सम्रांगण सूत्रधार को जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा और शील कि जो स्थपति है, जो वास्तुशास्त्री है, उसको सभी शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए जो वास्तु से रिलेटेड है। कर्म में कुशल होना चाहिए, प्रज्ञावान होना चाहिए और आचरण से पवित्र होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ भी जो शिल्पी हैं उनकी 4 कैटेगरी बताई है कि वो स्थपति है, सूत्रग्राही है, वर्धकी है और तक्षक है। तो उनमें कौन कौन से लक्षण, किन गुणों से वो युक्त होना चाहिए। फिर माप के उपकरण है, फिर भूमि, भवन, यान, इनको वास्तु कहते हैं। वास्तु जो है वो भूमि यानी लैंड, फिर बिल्डिंग, भवन टेम्परेरी और परमानेंट, यान यानी फर्नीचर, और शयन यानी वैसे पलंग होता है और यहाँ शयन का अर्थ फर्नीचर है। फिर उसके बाद भूमि संग्रह विधान है, भूमि को पोजीशन कैसे लेना, फिर सॉइल टेस्टिंग है, फिर दिशा ज्ञान कैसे करना, फिर वास्तु को विभिन्न ग्रिड में कैसे डिवाइड करना। 32 प्रकार का पदविन्यास कामिका आगम ग्रंथ में भी मिलेगा, मानसार में भी मिलेगा, महिमत में भी मिलेगा। तो 32 प्रकार का पदविन्यास अलग अलग उपयोग में लाया जाता है। अपन सामान्य रूप से 8x8 का और 9x9 का परमशाही किया एकाशीति पदविन्यास, उसको देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। फिर बलि कर्म विधि है, हवन की विधि है। फिर 2 चैप्टर टाउन प्लानिंग के हैं, नगर का नियोजन कैसे करना। जब हिस्ट्री की बुक अपन देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर को स्टडी करते हैं, तो मान लो चाहे वो मोहनजोदाड़ो हो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा अपन कहते हैं, उसकी जो टाउन प्लानिंग मिलेगी तो यहाँ ग्रंथ में जो डिस्क्रिप्शन दिया है कि रोड जो है वो ईस्ट वेस्ट हों, फिर उसके उपमार्ग जो है वो नॉर्थ साउथ हों, तो वो जितने प्रकार के मार्ग हैं, नगर की जो रचना है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलती है, वो यहाँ ग्रंथों से मैच भी करती है। तो कई बार ऐसा हमें लगता भी है कि ये ग्रंथ का कालखंड अभी अपन भले ही 6वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी कह देते हैं, पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 3500 वर्ष पुराना है, अब तो उससे पुरानी भी एक्सकवेशन चल रहा है, खोज चल रही है, मिल भी रहा है। तो ये ग्रंथ जो है ये प्राचीन परंपरा के हैं, तो उससे पहले के भी होंगे और बाद में फिर रीराइट करे गए हैं दोबारा भी। जैसे सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज ने लिखा, तो पूर्ववर्ती जो आचार्य रहे हैं उनके ग्रंथ को आधार बना के लिखा। 11वां अध्याय जो है वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान है। अलग अलग फ्लोर जो है, मंजिल जो है वो किस क्रम में कम होती जाएगी, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई। भूमि के अंदर सकारात्मक ऊर्जा देने वाले पदार्थ कैसे रखना, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ अपने को 12वां अध्याय जो गर्भ विन्यास है उसमें मिलता है। प्लिंथ कैसी हो, उसकी मोल्डिंग कैसी हो, ये 13वां और 14वां अध्याय। 15वां अध्याय स्तंभ का है, पेंटागन है, हेक्सागन है, जैसा वो मंदिर है, जैसा निर्माण कार्य करना है, जैसी प्रॉपर्टीज वहाँ डेवलप करना है, उसके अकॉर्डिंग ही इन सब में मोल्डिंग्स आएंगी, नक्काशी होगी। फिर प्रस्तर है, फिर संधि कर्म है, लकड़ी को कैसे जोड़ना, फिर मंजिला भवन है, फिर 1 मंजिल से 12 मंजिल तक के भवन का डिस्क्रिप्शन अपने को मानसार ग्रंथ में मिलता है। फिर परकोटे की वाल कैसी हो, 8 का परिवार, 16 का परिवार, 32 का परिवार देवताओं का, वो कैसा हो। फिर नगर का
ग्राम का मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो गोपुर विधान में बताया, फिर मंडप कैसे हो, कमरे कैसे हो शाला विधान में, फिर आजकल जिसकी सबसे अधिक मांग है प्लानिंग, वास्तु प्लानिंग, वो 36वां अध्याय और 40वां अध्याय। फिर गृह प्रवेश कैसे करना, द्वार का स्थान कैसे डिसाइड करना, द्वार के डायमेंशंस कैसे होंगे, फिर वो राजा 8 प्रकार के राजा हैं, उनके लक्षण हैं, रथ के हैं, शयन के हैं, और बाद में जो है पूरा का पूरा प्रतिमा विज्ञान से संबंधित है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं ये आखिरी के जो 3 चैप्टर्स हैं, इसमें वास्तु दोष हो तो क्या दुष्परिणाम होते हैं, अंग दूषण विधान और प्राण प्रतिष्ठा। तो इतने डायमेंशन, इतने सारे जो विषय हैं, ये विश्व कर्म प्रकाश ग्रंथ के अनुसार जब अपन वास्तु को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, ये सब विषय इसलिए लेना हुआ कि वास्तु का मतलब कौन सा कक्ष कहाँ हो, इतना सा नहीं है। वास्तु का मतलब हमने ईशान में ऐसा कर लिया, अग्नि में ये ऐसा कर लिया और वो रूम वहाँ कर लिया, उतना सा वास्तु नहीं है, बल्कि वास्तु जो है वो बड़ा व्यापक है, बड़ा है। इसी प्रकार मयमत के ग्रंथ हैं, प्रासाद मंडन है, शिल्प रत्नाकर है, उसकी विषय वस्तु है। उसके बाद जो एक ऐसा ग्रंथ जिस पर यदि व्यक्ति कमांड कर ले, जिसमें निष्णात हो जाए, तो वो एक बहुत अच्छा वास्तुशास्त्री बन सकता है, उसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार। जैसे हमने पहले देखा कि सब देवता इकट्ठा होते हैं, पृथ्वी है, राजा पृथु है और ब्रह्मा जी है, उनकी सभा होती है, वो फर्स्ट चैप्टर है। फिर विश्वकर्मा जी अपने पुत्रों को बुलाते हैं, जय विजय सिद्धार्थ और अपराजित, और कहते हैं कि इस प्रकार का निर्माण कार्य हमको करना है। फिर जय प्रश्न पूछते हैं अध्याय 3 में। तो अध्याय 3 में जितने प्रश्न पूछते हैं उनका उत्तर ही वास्तु का स्कोप है। अभी समय होगा तो आज देखेंगे, अन्यथा किसी और अवसर पर देखेंगे कि वो 300 प्रश्न कौन से। सृष्टि की उत्पत्ति से उनके प्रश्न आरंभ हुए, फिर उसका जवाब, उसका जो उत्तर है वो विश्वकर्मा जी देते हैं अध्याय 4 से। इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर ये भुवन कोश कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, फिर कैसे 6वां जो अध्याय है वो वास्तु पुरुष की उत्पत्ति है, सदेवाधिकार कथा। उसमें बताया है कि पहले देवता और मनुष्य साथ साथ रहते थे, एक ही ऋतु थी वसंत, एक ही वर्ण था ब्राह्मण, चंद्रमा की एक ही कला थी, पूर्ण चंद्र था। जो इच्छा होती थी वो वस्तु तुरंत प्राप्त हो जाती थी, उपलब्ध हो जाती थी, कल्प वृक्ष था। चेतना कैसी थी, वो गुणातीत थी, सतोगुणी थी। फिर जैसे ही चेतना के स्तर में गिरावट हुई, वो सतोगुणी चेतना जो थी वो रजोगुणी हुई, बस वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई, वास्तु दोष लगना आरंभ हुए। वो जो एक ही ऋतु थी वसंत, उससे 6 ऋतु बन गई। वो जो पूर्ण चंद्र था वो अब 16 कलाओं वाला हो गया, एंड सो ऑन। तो चेतना के स्तर में गिरावट होने से वो वास्तु पुरुष की उत्पत्ति या वास्तु दोष का लगना आरंभ हुआ। तो वास्तु दोष से बचने का सबसे सरलतम उपाय हुआ कि अपनी जो चेतना है, यदि तमोगुण है तो रजोगुण में जाओ, पहले रजोगुण से सतोगुण में जाओ, और सतोगुण से गुणातीत होंगे। जब भी कभी वास्तु को स्टडी करते हैं तो केवल वास्तुशास्त्र की स्टडी से वो बात पूरी नहीं होती। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना हो तो वो गणित भी पढ़ेगा, ये भी करेगा, वो भी करेगा, अदर ब्रांचेस भी पढ़ना होती। ठीक उसी प्रकार वास्तु को समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है, निघंटु कह लो या निरुक्त कह लो, उसका ज्ञान आवश्यक है। तो जितने भी ये एलाइड फील्ड हैं, जितने भी सहयोगी ब्रांचेस हैं, चाहे वो कर्मकांड हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो ज्योतिष हो, गणित हो, चाहे वो भूगर्भ शास्त्र हो, जितने भी ये फील्ड्स हैं जो वास्तु से सीधे सीधे रिलेटेड है, चाहे आंतरिक सज्जा हो, चाहे पदार्थों का मिलाना हो, चाहे मेट्रोलॉजी हो, चाहे यंत्र विज्ञान हो, ये सब वास्तु के ही विषय हैं। इसमें यह
जब अपन देखेंगे, कंटेंट को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो पता लगेगा कि वो सारे प्रश्न जो जय ने किए हैं वो विभिन्न ब्रांचेस से रिलेटेड है। अभी समय होगा तो थोड़ा सा देखने का उसको प्रयास करेंगे। अध्याय 7 है वर्ण आश्रम प्रविभाग। एक ही प्रकार का वास्तु सबके लिए नहीं होता है। वर्ण बनाए 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। किसके लिए कैसा वास्तु होगा, लंबाई चौड़ाई का माप क्या होगा, इंटीरियर का कलर कैसा होगा, फूड हैबिट कैसी होगी, टेस्ट कैसा होगा भोजन का, वो सब बताया है। फिर भूमि परीक्षा है। शास्त्र में एक परंपरा है। क्या परंपरा है? जो बात जहां कहना है वो वहां नहीं कहते हैं। सांकेतिक रूप से थोड़ा बहुत बता दिया, बाकी वहां नहीं कहते। जैसे भूमि परीक्षा है तो मिट्टी के रंग बताएगा कि ब्राह्मण के लिए सफेद रंग की मिट्टी शुभ है। इंटरप्रेट क्या करना कि ब्राह्मण के लिए, इंटेलेक्ट के लिए, बुद्धिजीवी के लिए सफेद रंग शुभ है। इसी प्रकार आकार को समझना और अन्य को समझना। तो जो बात जहां कहना है उसे न कहते हुए जहां उसका कोई संदर्भ कम हो वहां उसको विस्तार से कहते हैं। उदाहरण देखो, वास्तु के ग्रंथ में ड्राइंग रूम कैसा हो, बेडरूम कैसा हो, उद्यान कैसा हो, इसका विस्तार से वर्णन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसका वर्णन आपको मिलेगा महाभारत में, रामायण में, अन्य स्थान पर। तो इसलिए अलाइड ब्रांचेस का भी जब ज्ञान होगा तो क्या होगा, वास्तु विषय पूरा खुल जाएगा। उसके बाद मेजरमेंट के लिए 9th चैप्टर है, हस्त लक्षण, माप की इकाई है, नगर कैसे बनाना। फिर वास्तु में जो नाड़ियां होती हैं, शिराएं होती हैं, वंश होते हैं, मर्म होते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन है। जैसे अपने शरीर में धमनियां होती हैं, नाड़ियां होती हैं, जो भूखंड है उस पर भी ये होती है। तो जो मर्म स्थान है उनको नाजुक स्थान कहते हैं, वहां पे स्तंभ नहीं बनवाना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन है। फिर वास्तु पुरुष के शरीर पे 45 देवता हैं, 45। तो वो जो 45 देवता हैं वो किस प्रकार की ऊर्जा से संबंधित रखते हैं या क्या उनके गुण होते हैं, उसको डिकोड किया है। उसका जो निघंटु है वो वास्तु के 2 ग्रंथों में, एक है सम्रांगण सूत्रधार, दूसरा है अपराजित प्रच्छा। तो 45 जो देवता हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमको 14th चैप्टर में मिलता है। फिर प्लानिंग से रिलेटेड राजनिवेश है। फिर लकड़ी कैसे लाना, उसके लिए वन प्रवेश है। फिर पूरे वर्ष में एक बार सिम्टम्स देखने के लिए, जैसे आजकल वो परेड होती है ना 26 जनवरी पर, ठीक उसी प्रकार इंद्रध्वज पूरे शहर में घुमाया जाता है। उससे बहुत कुछ प्रेडिक्शन करते हैं। फिर टाउन प्लानिंग है। उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, चतुर्साल, 10 साल तक के भवन है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करोड़ों प्रकार के भवनों का वर्णन उनके नाम और उनके गुण के साथ सम्रांगण सूत्रधार में मिलता है, उनकी प्रॉपर्टीज के साथ। जैसे ये 1 शाला है तो ध्रुव, धान, जय, नंद, खर, कान, सुवक, मनोरम, दुर्मुख, 1 साल प्रकार के 16 प्रकार के जो भवन है वो 1 साल भवन के। फिर सभी ग्रहों की टोटल संख्या कितनी है उसका यहाँ डिस्क्रिप्शन मिलता है। फिर लंबाई चौड़ाई के माप किस प्रकार डिसाइड करना वो बताया है। 8 प्रकार की सभा बताई है। फिर घर के अंदर जो मटेरियल लगाएंगे, द्रव्य लगाएंगे, चाहे वो डोर फ्रेम हो, उसकी लंबाई कितनी हो, चौड़ाई कितनी हो, मोटाई कितनी हो, ऊंचाई कितनी हो, वो सारा डिस्क्रिप्शन मिलता है। फिर फर्नीचर का डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद कहाँ किस कक्ष को बनाना, कक्ष नियोजन है। फिर यंत्र का वर्णन है। अश्वशाला, गजशाला का है, वाहन से संबंधित वर्णन है। घर में कौन कौन से ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर्स का उपयोग करना और किसका नहीं करना, ये डिस्क्रिप्शन है। 34th चैप्टर, प्रयोज्य अप्रयोज्य। कैसी कैसी ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर, मूर्ति घर में रखना और कौन सी नहीं रखना, उसका डिस्क्रिप्शन। फिर फाउंडेशन का है, शिलान्यास का है। फिर हवन का है, बलिदान का है। फिर वो चारों कोने पे जो कील लगाते हैं उसका वर्णन है। इसके अलावा जो 38th चैप्टर है उसका नाम है वास्तु संस्थान मातृका। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें शेप्स के गुण बताएं कि किस प्रकार का जब आकार होता है, वर्गाकार, आयताकार, सूची आकार, शंख आकार, त्रिकोण आकार, अलग अलग प्रकार के जो आकार होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है।
ऐसा यदि नगर बना दिया जाए तो उसमें से कैसे गुण विकसित होते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन। फिर द्वार के गुण दोष हैं, फिर प्लिंथ है। चय विधि में चुनाई की विधि है, इसमें चुनाई के ये जो अपन ब्रिक कह लो, ईंट कह लो, उसको जोड़ते हैं, उसके आधार पर बहुत कुछ निर्धारित होता है। तो चुनाई के 20 गुण और 20 दोष बताए। उसमें बताया है कि दीवार, यदि आपको मान लो दीवार बनाना है और उसमें 10 ईंट लगेगी और ईंट यदि कम पड़ जाए तो राजदंड मिलेगा। दीवार बन जाए और ईंट बाहर निकल जाए तो कहेंगे वो घर स्वामी जो है वो घर छोड़ के चला जाएगा। तात्पर्य क्या है कि वो मोटार कितना यूज किया। यदि मोटार का प्रयोग, हमने द्रव्य का प्रयोग अधिक कर दिया, इसका मतलब है जो ओवर बजट जाएगा। यदि कम किया है, इसका मतलब वो भवन जो है वो अधिक समय तक नहीं टिकेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सूक्ष्म में जाकर वो ईंट को कैसे पकाना, कौन सी ईंट का प्रयोग कैसे नहीं करना, उसको कैसे तरी करना, पहले ईंट को पानी में भिगोना, वो सारा वर्णन मिलता है चय विधि में। फिर शांति कर्म विधि है, द्वार भंग फल है, वास्तुशास्त्री के लक्षण बताए हैं, अष्टांग लक्षण है, तोरंग भंग आदि है, वेदी लक्षण है। फिर वास्तु में कौन कौन से दोष होते हैं और उसके क्या दुष्परिणाम है, इसका वर्णन अपने को सम्रांगण सूत्रधार के 48वें अध्याय में प्राप्त होता है। फिर मंदिर निवेश का वर्णन है, मंदिर से रिलेटेड सारा चैप्टर्स चलेंगे। एक एक अंग को कैसे बनाना उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। उसके बाद फिर इंटीरियर से रिलेटेड है कि ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर्स कैसे बनाना, प्रतिमा कैसे बनाना, फिर गुण दोष निरूपण। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि 83 चैप्टर्स में वास्तु के सारे डायमेंशंस को विस्तार से बताया है। थोड़ा सा समय है, सम्रांगण सूत्रधार को देखते हैं। ये 6वां अध्याय है, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति, जिसको अपन ने देखा। उसके बाद ये वास्तु का क्षेत्र। तो सम्रांगण सूत्रधार का जो 3रा अध्याय है उसमें जय प्रश्न पूछेंगे। तो संक्षेप में अपन ये देखते हैं 2, 4, 5, 7 मिनट में कि किन किन विषयों से संबंधित उन्होंने प्रश्न पूछे। तो उनका पहला जो प्रश्न है वो अध्यात्म विद्या से, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। फिर गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित प्रश्न है, इसमें पुरुष है, प्रकृति है, तत्व है, अध्यात्म है, ये सारा वर्णन है। उसके बाद सारे के सारे प्रश्न जो है वो भूगोल या ज्योग्राफी से संबंधित, पृथ्वी का आकार क्या है, इसका आधार क्या है, ये कैसे टिकी हुई है, इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, सर्कमफ्रेंस, ये सब कैसी है। अब देखो 10वीं शताब्दी का ग्रंथ है और उस ग्रंथ में पाई का भी मान हमको मिलता है और हमको ये भी वर्णन मिलता है कि पृथ्वी जो है वो गोल है और भारतवर्ष जो है वो धनुषाकार है, उसके 3 ओर समुद्र है। तो उस समय कैसा उनका ज्ञान रहा होगा कि उनको ये सब मालूम था। तो भूगोल से संबंधित प्रश्न है उनके, कितने कितने वर्ष है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, अंतरिक्ष में ये जो ज्योतिष में अपन जानते हैं कि आज भी ज्योतिष के आधार पर अपन निर्धारित करते हैं कैलकुलेशंस के थ्रू कि ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कितने एरिया में वो दिखेगा, विश्व के किस किस भाग में दिखेगा, आंशिक होगा, पूर्ण होगा, कब स्पर्श करेगा, कब मोक्ष होगा। तो इतनी स्ट्रांग अपने पास एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी अवेलेबल है। उसके बाद उनके प्रश्न जो है वो समाज शास्त्र से संबंधित हैं कि कौन कौन से वर्ण हैं, किस प्रकार के लोग, कैसी कैसी चेतना वाले वहां रहते हैं। फिर भूगर्भ शास्त्र से संबंधित है, मिट्टी से संबंधित है, जियोलॉजी से संबंधित है, मृदा विज्ञान से संबंधित है कि कितने प्रकार की भूमि है, भूमि के अंदर शल्य, नेगेटिविटी, रेडिएटिंग एलिमेंट है, उसको कैसे ट्रेस करना, कैसे निकालना, सॉइल को कैसे टेस्ट करना, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। फिर टाउन प्लानिंग से रिलेटेड उनके क्वेश्चंस हैं।
फिर सैन्य विज्ञान कह लो या दुर्ग विज्ञान कह लो, उससे रिलेटेड प्रश्न है। उसके बाद रोड या टाउन प्लानिंग, उससे रिलेटेड है। पूरे के पूरे आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, टाउन है, वॉच टावर्स है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। उसके बाद पूरा का पूरा वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड, कर्मकांड से रिलेटेड, महोत्सव से रिलेटेड वो प्रश्न पूछते हैं। मूर्तिकला की दृष्टि से देखें, कोडिंग डिकोडिंग की दृष्टि से देखें, रंग का, गंध का, भोजन का, स्वाद का, इनका प्रभाव देखें, आइकोनोग्राफी देखें, तो ये सारे प्रश्न और इनके उत्तर, क्योंकि जितने भी प्रतिमा विज्ञान है वो सिंबल है, आइकॉन यानी सिंबल, वो सारी प्रतिमाएं कुछ ना कुछ प्रदर्शित करती हैं। तो उनकी कोडिंग और डिकोडिंग, ये सारा डिस्क्रिप्शन या सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में अपने को मिलता है। उसके बाद उनके प्रश्न जो है वो यंत्र से रिलेटेड है, भोग विलास से संबंधित हैं, आनंद से संबंधित हैं, कि पलंग कैसा हो, उसमें से कैसे आवाज आए, झूला कैसा हो, उपवन कैसे हो, मेजरमेंट्स कैसे हो, ये सारा डिस्क्रिप्शन है। कर्मकांड से रिलेटेड प्रश्न है, जल व्यवस्था हाइड्रोलिक सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न है, मटेरियल साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। तो जब अपन इनको देखते हैं, इन ग्रंथों को देखते हैं, समझते हैं, तो बहुत सारा अपने को ज्ञात होता है कि वास्तुशास्त्र वो बहुत छोटा सा नहीं है, वो एक बहुत ही व्यापक विषय है। और उनके अध्यायों का जो अपन इंडेक्स भी देखते हैं तो अपने को ये ज्ञान होता है कि वास्तु मतलब केवल प्लेसमेंट नहीं है। तो लगभग अभी अपन इसको समाप्त करके प्रश्नों का ही सीधे स्वागत करेंगे, और उसमें जो समय होगा वो अपन देखने की कोशिश करेंगे। पूरा ऊर्जा विज्ञान से भी संबंधित है, वास्तु पद विन्यास है, 64 पद, 16 पद, 81 पद और 100 पद। इसका वास्तु अपने को यहाँ पद विन्यास जो है वो सम्रांगण सूत्रधार में मिलता है। पूरा एनाटॉमी का डिस्क्रिप्शन है, आर्टरीज वेन का, उनका डिस्क्रिप्शन है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं, कलाओं का डिस्क्रिप्शन है, सिम्टम्स है। प्रेजेंटेशन बंद हो गया है ना अब तो, कि चालू है? जी बंद है। हो गया ना? हाँ ठीक है। तो बस मुझे इतना ही कहना था कि वास्तु जो है वो बहुत व्यापक विषय है, और अभी जो भी कुछ अपन देख सुन रहे हैं वो उतना सा वास्तु नहीं है। तो जब तक अपन शास्त्र को नहीं देखेंगे, समझेंगे, उसके कंटेंट को नहीं देखेंगे, समझेंगे, तब तक हम एक कल्पना के आधार पर ही लगा सकते हैं कि वास्तु मतलब प्लेसमेंट। लेकिन जब वास्तुशास्त्र के ग्रंथों को देखते हैं, समझते हैं, तो बहुत ही व्यापक विषय है। और जब आयोजक जन चाहें जिस प्रकार से प्रश्नोत्तर को आयोजित करना, तो उसका स्वागत है। अभी मैं आभार व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी को यहीं थोड़ा सा रोकता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम शुरू होगा। प्रद्युम्न सिंह चौहान ने हैंड रेस किया है, आप अनम्यूट करके। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। एक मिनट, एक सेकंड। मैं प्रश्न को कई बार पूरी तरह समझ नहीं पाता हूँ, तो थोड़ा सा जरा स्पष्ट पूछेंगे तो ज्यादा मुझे क्लियर होगा। और यदि वो दूसरा आंसर देने लगूं तो आप बताना कि आपका ये वो प्रश्न नहीं है। जी स्वागत है। मैं स्पष्ट और कम शब्दों में ही पूछूंगा। मैं जानना चाह रहा था कि जो फलित ज्योतिष और ये वास्तु को, जो वर्तमान में फलित ज्योतिष और वास्तु को कंबाइन करके जो उपयोग कर रहे हैं लोगों, तो ये वास्तु तो अपने आप में एक अलग विषय है जिसका संबंध भवन निर्माण से, या ये जो फलित ज्योतिष के साथ भी इसका कोई संबंध वगैरह कुछ रहता है, ये जानना चाह रहा हूँ। मैं तो जितना जानता हूं उतना ही बता पाऊंगा। सार संक्षेप में बताऊंगा कि वास्तु के ग्रंथ में जितना मुहूर्त का वर्णन है वो ज्योतिष है, जितना आयादी का वर्णन है वो ज्योतिष है। हम अन्य व्यक्तियों पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज या आक्षेप अभी नहीं कर पाएंगे, सार्वजनिक मंच पे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, वैसे भी नहीं करते। जी जी, मैं वही जानना चाह रहा था कि ये दोनों एक साथ में चलते हैं या वास्तु अपने आप में अलग विज्ञान है, जैसे हाँ, वही बोसगढ़ मैंने परमाणु। निवेदन किया कि वास्तु में जो ज्योतिष है हाँ वो हाँ। जितने अवसर हैं, चाहे भूमि चयन हो, भूमि परीक्षण हो, या खात मुहूर्त करना हो, या ग्रह आरंभ करना हो, या ग्रह प्रवेश करना हो, चाहे मंदिर निर्माण हो, चाहे दुर्ग निर्माण हो, तो एक तो मुहूर्त का पूरा पोर्शन वास्तु के अंतर्गत आएगा, नंबर एक। नंबर दो,
जब आयादी का विचार करेंगे और आयादी में नक्षत्र का विचार करेंगे तो वो संबंधित ज्योतिष से आएगा। बस इतना ही कह रहा हूं मैं, बाकी का मना नहीं कर रहा हूं, ये कह रहा हूं मैं। जो करते हैं वो विवेकपूर्ण आप ही निर्णय लेंगे कि वो वास्तु के ग्रंथ में कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है। हमारे देखने में तो नहीं आया, बस इससे अधिक नहीं कहूंगा उस पर। जी। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे आप सम्राट भोजदेव परमार जो धार और उज्जैन के थे, सम्राट भोजदेव परमार जिनकी आपने चर्चा की, उनका जो ग्रंथ है आपने उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो उसमें नगरीय संरचना के विषय में भी हैं, क्योंकि मैंने जो थोड़ा जाना है उनके विषय में कि जैसे आसपास का जैसे उज्जैन शहर का है, उन्होंने जो उज्जैन शहर बनाया था, तो उसका आकार मंदिर का आकार था और ओंकारेश्वर में जो उनका निर्माण है वो ओम के आकार का है। ऐसा वो कुछ भी है ज्यादा क्या? जानकारी मुझे नहीं है कि अच्छा, उज्जैन उन्होंने बनाया, ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। नंबर एक, क्योंकि वो तो ठीक। राजा विक्रमादित्य की नगरी हम मानते हैं, और हाँ, विक्रमादित्य बहुत पहले हुए हैं। नंबर एक। नंबर दो, ओंकारेश्वर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने धार नगरी का निर्माण किया, ये हमारी जानकारी में आता है कि धार नगरी में बहुत कुछ निर्माण कार्य या भोपाल का या भोजपाल का कराया। मेरा तो शास्त्रीय आधार है, उन्होंने क्या कार्य किया ग्राउंड पर, उसके आधार मेरा ज्यादा नहीं है। अच्छा। दूसरों को भी अपन चांस देंगे तो अच्छा होगा। एक आध प्रश्न और पूछ के आप समाप्त कर सकते हैं ताकि जी, सबको मौका मिले। जी। जी। मेरा एक यही प्रश्न था कि आपने जो नगरों की जो क्षमा चाहूँगा ग्रंथों की जो लिस्ट उसमें दिखाई, उसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। और यदि ऐसा कोई आपके साइट या आपके संग्रह या आपका कार्य आदि की पुस्तकें आदि के कुछ लिंक हो तो आप हमें उपलब्ध कराएँ तो हम उसके लाभ हाँ, ले सकते मेरा हैं। नाम शिव प्रसाद वर्मा, ये जी, मेरा नाम है। ठीक है। और शिव प्रसाद वर्मा वास्तु के नाम से यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। उसी में मेरा कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्वागत अच्छा, है। ठीक है जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जी, श्री शांतनु कुबुटी ने हैंड रेस किया है। शांतनु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद। नमस्ते सर। बताए हुए ग्रंथों के आधार पे क्या आज भी हम मिट्टी का अनेकों मंजिलों वाला भवन क्या हम बना सकते हैं? उसमें वर्णित जो आपने बताया फर्नीचर वस्तुएं आदि, उसका हम निर्माण कर आज भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ये मेरा पहला प्रश्न था। और दूसरा ये था कि एक सेकंड, भारतवर्ष। एक सेकंड, मैं भूल जाऊंगा प्रश्न, पहले का उत्तर सुन लें। जी मैं भूल जाता हूँ, याद नहीं रहेगा। सुन लेंगे, दूसरा भी दोबारा सुन लेंगे। पहले सुन लें कि हमने पहले ही कहा ये देश, ये विद्या सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है। कालिक मतलब आज भी एज इट इज रूल्स लगेंगे, उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। आपको स्पष्ट हुआ? जी, थोड़ा सा विस्तार से मतलब ये कह रहा हूं कि जो ग्रंथ में लिखा है वो एज इट इज, यानी जैसा है वैसा का वैसा ही आज भी किया जा सकता है। जी। जी जी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि भारतवर्ष में आबो हवा अनुसार अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर भवन वगैरह दिखते हैं। सो इसका आज भी प्रांतों के अनुसार हमें कहीं पे लिस्ट वगैरह से मिलता है क्या कि कोंकण प्रांत में इस प्रकार से उस प्रकार से है? और क्या हम आज भी हम क्या वो स्वरूप हम प्राप्त कर सकते, मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सरल है। जैसे नॉर्दर्न इंडिया में जाओगे, है ना, हम तो गए नहीं है ज्यादा, पर लकड़ी के भवन मिलेंगे। जहाँ ठंडा एरिया है तो लकड़ी के भवन है, क्योंकि मान लो भूकंप है या ठंड है तो अपने आप हो जाएगा। तो आपको एक सर्वे करना पड़ेगा, और घर बैठे करना हो तो अलग अलग जगह के लोगों से कांटेक्ट कर लो कि भाई आपके यहाँ मकान कैसे बनते हैं, कोई क्या उसका पदार्थ है, क्या उसकी टेक्निक है, तो वो आपको मिल जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पास बरसों पहले कोई महिला आई हरिद्वार के आसपास से पढ़ने, और जब ये महमद ग्रंथ का अनुवाद कार्य चल रहा था उस समय, तो उस समय जब हमने उसमें पढ़ा कि ये मसाला जो अपने दैनिक दिनचर्या में दाल इत्यादि मिला के वो उसको जोड़ते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो ग्राम है, हमारे यहाँ जो भवन बनते हैं उसमें यही मसाला काम में आता है। इसी प्रकार यहीं इंदौर में किसी मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा था, कोई गणेश मंदिर का, और कोई मिलिट्री का कोई लेफ्टिनेंट, पता नहीं क्या रैंक थी, छोटी रैंक थी, सेकंड लेफ्टिनेंट या समथिंग, नाम भूल गया रैंक का। तो वो हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, वहां से रिटायर्ड हो गए थे, तो वो फ्री रहते थे, तो वो उस मंदिर के जीर्णोद्धार में वो भी बैठे रहते थे, सहयोग देते थे। और वो भी हमारे साथ महमद ग्रंथ पे अनुवाद का कार्य भी कर रहे थे। महमद ग्रंथ में उनका नाम भी दिया है।
तो उन्होंने बताया कि जो मटेरियल आप बता रहे हो वो रिनोवेशन में यूज होता है। तो तात्पर्य ये है कि पूरे भारतवर्ष में हमको पहले देखना पड़ेगा कहाँ की भवन संरचना कैसी है। उसमें आपको न केवल मटेरियल मिलेगा बल्कि आकार और उसकी ज्वाइंट की टेक्निक भी मिलेगी। तो वो सब उपलब्ध है अभी, वो सब इतना स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है। अभी तो जो चल रहा है वो ठीक है अपने हिसाब से, वो थोड़ा शॉर्टकट वाला चल रहा है कि 2 दिन में 10 दिन में वास्तु हो जाए, 1 महीने में हो जाए। ये पूरी साधना का विषय है। स्वागत है जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री रवि प्रकाश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्ते जी, शिव नमस्कार। वर्मा जी। नमस्कार। आपको पहले धन्यवाद कहना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा विषय था। धन्यवाद। मेरे 4 प्रश्न है, पहले 2 पूछ लूंगा, सबको पूछने का, सबको आने का, फिर मैं 2 प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न यह है, ये वास्तु किस वेद से संबंधित है? 4 वेदों में से। स्वागत है, अगला पूछे। और एक ये फलित वास्तु जो हमें गुमराह कर रही है आजकल, जो नैऋत्य में ऐसा बड़ा बड़ा होना, वो तो हाइट हाइट के हिसाब से, और ईशान्य में स्लोप रहना, ये थोड़ा आप समझा दीजिए, ये सही है या गलत है? बस ठीक 2 है, बड़ा प्रश्न सरल पूछूंगा सा मैं, सवाल, बाद बड़ा में 2 सरल प्रश्न। सवाल है जी, बड़ा सरल सवाल है। स्थापत्य वेद किस वेद से संबंधित है? नंबर 1। तो देखो, हमसे कोई व्यक्तिगत पूछे ऑफ द रिकॉर्ड आके तो हम कह देंगे यजुर्वेद। ऑन रिकॉर्ड पूछे तो हम कहेंगे अथर्ववेद। बाकी वेदों में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। जब उसको हमने निघंटु को हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम ऋग्वेद भी लेंगे और सामवेद भी लेंगे। आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो हम कहेंगे अथर्ववेद से संबंधित है। आप स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो हम कहेंगे यजुर्वेद से संबंधित। ऐसा कोई भेद है नहीं। दूसरा, वो नैऋत्य और वायव्य के, उसका सबसे सरल उपाय है, एक बार ग्रंथ को स्टडी कर लो। आई रिपीट, जो प्लव है, नैऋत्य कोण है या अग्नि कोण है या उत्तर दिशा है या वायव्य दिशा है, एक बार बगैर ग्रंथ पढ़े हमारे कहने से शंका दूर नहीं होगी। ग्रंथ पढ़ना ही पड़ेगा, और या फिर सामने वाले से रेफरेंस पूछना होगा कि भाई जो भी व्यक्ति जो कोट कर रहा है उसका आधार कहाँ है ग्रंथ में। बस अभी इतना ही कहेंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म में जी। यानी यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद और अथर्ववेद, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छी बात, धन्यवाद। स्वागत। उसके बाद लीना जी ने एक प्रश्न पूछा है, वास्तु के विषय में समरांगण सूत्रधार में शरीर रचना विषयक विचारों का प्रयोजन समझ नहीं पाए, कृपया इस पर मार्गदर्शन कीजिए। समरांगण सूत्रधार ग्रंथ में किस विषय शरीर पर? शरीर रचना विषयक विचारों हाँ, का शरीर रचना प्रयोजन। विज्ञान। ठीक 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 ठीक। देखो, जैसे अपने शरीर में मर्म स्थान होते हैं। मर्म स्थान यानी नाजुक बिंदु। नाजुक बिंदु यानी ऐसे बिंदु की यदि वहां पर आघात हो जाए, चोट हो जाए, तो प्राण जा सकता है। यदि इतना स्पष्ट हो तो हम कहेंगे उन्हीं स्थान को, मर्म स्थान को, जो एक वास्तु पुरुष की कल्पना की गई, अभी कल्पना वर्ड यूज कर रहे हैं, उसको भवन की आकृति पर सुपर इम्पोज करते हैं। दूसरे शब्दों में, वास्तु में भी, एक मिनट रुकें, एक सेकेंड, कहाँ होगा अभी ध्यान नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। इसको केवल उदाहरण के हिसाब से ही लेना, क्योंकि अभी हमने थोड़ा डायग्राम बदल दिया है। कहीं दिख जाएगा तो देख लेंगे। एक सेकेंड केवल, कहाँ है हमें भी अभी याद नहीं है।
मिल जा भाई, मिलता क्या? नहीं मिला, ठीक है, अभी नहीं मिला। एक मर्म स्थान का भी हमारे पास डायग्राम है, उसके आधार पर अपन ये देख पाते हैं कि जो मानव शरीर में मर्म स्थान होते हैं वैसे के वैसे ही वास्तु पुरुष के शरीर पे भी वैसे मर्म स्थान होते हैं, और वहां स्तंभ आदि नहीं होना चाहिए। देखो मिल गया एक डायग्राम, कभी आ गया तो मैं उसको दिखाता हूँ। क्या कुछ दिख रहा है स्क्रीन पर? हेलो? जी दिख रहा है। हाँ, तो ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे नाड़ी होती है, शिरा होती है, ऐसे ये तिरछी लाइन वंश होती है। वंश जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उसको मर्म बोलते हैं। तो इसको ह्यूमन बीइंग से कोरिलेट करते हैं। वो तो धीरे धीरे जब आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का भी ज्ञान होगा तो कोरिलेट कर पाएंगे। अभी इतना ही, उसमें नाड़ी वंश शिरा होती है, बस इतना ही, मर्म स्थान होते हैं, इतना ही अभी। जी। प्रद्युम्न सिंह चौहान जी का हैंड रेस है, आपको कुछ सवाल पूछना है? मैं पूछ चुका हूँ जिस प्रारंभ में, वो हटा जी दिया जी मैं। जी, धन्यवाद। तो प्रश्न एक, अभी रवि प्रकाश जी ने हैंड रेस किया है, फिर रवि प्रकाश जी। नमस्ते जी। नमस्कार। ये गृह निर्माण के लिए आजकल जो साधारण व्यक्ति के लिए बहुत कठिन विषय हो गया है। हर किसी के पास गए तो वो नक्शा यानी वास्तु के बारे में अलग अलग तरीके बताते हैं। तो ये कुछ अच्छी पुस्तक है क्या, छोटी पुस्तक जो गृहस्थ समझे, पढ़ के जो अपनी शंकाएं दूर कर सके, ताकि इधर उधर भटक के गलती से गलत तरीके से घर ना बनाए, ऐसा कुछ छोटा पुस्तक आजकल के अभी समय के हमसे कोई, हाँ समझ गया, ठीक है। अभी हमसे कई बार कोई पूछता है मकान कैसा हो, तो नंबर एक कहा वेल वेंटिलेटेड हो। कैसा हो? वेल वेंटिलेटेड हो, यानी उसमें सभी कमरों में हवा आती हो, सभी कक्ष में हवा आती हो। एक सेकंड में कहीं देख लूं, सारे पॉइंट्स लिखे हैं, 5 या 6 पॉइंट्स हैं। फिर पुस्तक बताऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और विस्तार दूंगा। एक तो ये कहा कि देखो, लंबाई और चौड़ाई की सेंट्रल लाइन पे वॉल ना हो, मर्म स्थान पे स्तंभ ना हो। कैसे ज्ञात करना सामान्य व्यक्ति के लिए डिफिकल्ट है, इस विषय को अभी लूंगा। सारे कमरे वेल वेंटिलेटेड हो, एग्जैक्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, द्वार शुभ पद में हो, सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखे, सोते समय सिरहाना जो है वो पूर्व या दक्षिण दिशा में हो। रंग में कहा कि लाल, पीले, नीले, काले, गहरे रंग का प्रयोग ना करें, ये सामान्य रूप से बताया। बाकी सामान्य जन पढ़कर वास्तु अनुरूप निर्माण कर पाएगा, इसमें अभी फिलहाल हमको डाउट है। कोशिश करते हैं सरल करने की, पर वो सरल केवल जिज्ञासु और साधक के लिए है। अभी तक हमने ऐसी कोई पुस्तक नहीं बनाई कि वो जो भवन निर्माण करना चाहता है वो उसको कर पाए। लगभग हमारी 15-17 किताबें हैं, मूल रूप से 10-12 शास्त्र हैं, फिर एक पत्राचार पाठ्यक्रम, वो सरल है। लेकिन उसको पढ़ के कोई मकान बना ले वो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे आर्किटेक्चर किताब पढ़ के नहीं आ सकता, सिविल इंजीनियरिंग किताब पढ़ के एकदम से नहीं आ सकती, इसी तरह वास्तु में बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं। फिर भी कोशिश करेंगे किसी समय कि वो सरल पुस्तिका निकाल पाए। अभी हमारी जानकारी में ऐसी कोई पुस्तिका नहीं है। जी धन्यवाद जी। जी और एक प्रश्न है जी। ये नैऋति में जो लंबाई बढ़ने से क्या धनवान बन जाएगा क्या, और जो आग्नेय में जो होल होल रहने से क्या धनहीन बन जाएगा, ये कुछ गलत है या सही है ऐसा? देखो, अभी हमने 2-3 बार कहा कि ये सारा अभी कमेंट नहीं कर पाएंगे, संक्षेप में बताते हैं। आप उसको हमको वास्तुविद समझे ना समझे वो एक अलग विषय है।
हमारी अपनी दृष्टि जो है कि आम की गुठली बोई है तो वृक्ष आम का लगेगा, केला का बीज डाला है तो केला ही लगेगा। तो सर्वाधिक महत्व कर्म का है। वास्तु दोष होते हैं, उससे सहमत हैं, वास्तु के दुष्परिणाम होते हैं, सहमत हैं, लेकिन इस प्रकार के शास्त्र के आधार पर कुछ जनरलाइज नहीं कर सकते। शास्त्र में तो लिखा है कि ईशान कोण बड़ा हो तो मानसिक दुख, दुख सुख नहीं कहा मैंने। अग्नि कोण बड़ा हो, कटा फटा हो, गंदगी हो तो यश कीर्ति इसका नाश होता है, धन की दिक्कत होती है। नैऋत्य कोण कटा हो, फटा हो, झुका हो, बड़ा हो तो कलह या डिस्प्यूट्स होते हैं। इसी प्रकार अलग अलग कोण और अलग अलग दिशा के दोष बताए गए हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि वर्गाकार शुभ है, आयताकार शुभ है, और रेगुलर शेप, जो इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर जानते हैं, रेगुलर शेप शुभ है। इरेगुलर होना दोषपूर्ण हो सकता है या होता है। आपके प्रश्न के जवाब में इतना ही कहूंगा। और एक अंतिम प्रश्न है मेरा, जी। ये विश्वकर्मा के 4 पुत्र कहे हैं, तो भारत देश में विश्वकर्मा भी एक जाति है, कुल है। वो कहते हैं कि 5 पुत्र है, तो ये इस विषय में आप इसका शंका समाधान कीजिए। इसमें सम्रांगण सूत्रधार का हमने उदाहरण दिया और 4 मानस पुत्र बताए, मन से उत्पन्न, संकल्प से उत्पन्न। बस इतने ही कहेंगे। कहीं 5 का मिल जाएगा तो 5 कर देंगे, अपने कोई दिक्कत थोड़ी है। तो शास्त्र का प्रमाण मिलना चाहिए, नहीं तो आप ही पूछोगे कहाँ लिखा है 5 पुत्र है, तो मैं कोट नहीं कर पाऊंगा। 4 का तो मैं कह रहा हूँ, विश्वकर्मा प्रकाश के, विश्वकर्मा जी के 4 पुत्र, ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार, अध्याय है 2। 5 पुत्र का मुझे रेफरेंस लेना पड़ेगा, तब कोट करूंगा। जी। तो अभी नहीं मिला वो 5 पुत्र का? हाँ, अभी नहीं मिला, मिल जाएगा तो बता दूंगा कि 5 है। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। प्रश्न अभी इतने ही हैं और कोई हैंडल्स नहीं है, तो आज का कार्यक्रम यहीं पे समापन करेंगे। और मैं श्री प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने वास्तु के विषय को रखा। अभी फिर क्वेश्चन 2 लोगों ने उठाया है। धीर लोधा जी, आप पूछ सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत। हेलो, जी, आप सुन पा रहे? हाँ सुन रहा हूँ जी। एक निवेदन था कि आपने शास्त्रीय जो प्रमाण है, शास्त्रों में कहाँ कहाँ वास्तु का उल्लेख है, वो बहुत अच्छे से आपने विस्तार किया। परंतु एक निवेदन है कि कभी कोई एक ऐसा आपका लेक्चर रहे जिसमें वास्तु के बारे में, घर निर्माण करते समय या घर बनाते समय या बना हुआ घर है तो उसमें कई लोग भ्रमित करते हैं, यहाँ पर ऐसा है या इस जगह ऐसा बना हुआ है तो ये गलत है। तो उसके बारे में कुछ हमको भी आत्मविश्वास आए, ऐसी आप अगर जानकारी किसी एक लेक्चर के माध्यम से अलग से प्रदान करेंगे तो ये सबके लिए उपयोगी रहेगा। ऐसा कुछ हो सकता हो तो आप लोग आपस में कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे तो अच्छा रहेगा। 1 सेकंड चालू रख, 1 सेकंड दे रहा हूँ जी। दूसरे प्रश्न का स्वागत है। अभी देता हूं, पहले प्रश्न का जवाब अभी देता हूं, जब तक दूसरे प्रश्न का स्वागत है, यदि वो तैयार हो तो। अभी कोई थे ना, एक और है रेज। ठीक है, इसी प्रश्न को लेते हैं। हमारे लगभग 450 से अधिक वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। पूरा का पूरा विश्वकर्म प्रकाश हमने पढ़ाने का प्रयास किया है। उसके अलावा सरलतम रूप में, सरलतम मतलब एक व्यक्ति यदि सिस्टमेटिक वास्तु को समझना चाहे तो वो भी सब उपलब्ध है। तो मीटिंग रखते हैं या लेक्चर रखते हैं, लाइव रखते हैं तो स्वागत है, ऐसा उसका विरोध नहीं है। पर वो हमने सारा का सारा बनाकर, चाहे वो आयादी हो, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे सावधानी हो, अभी प्लानिंग के भी वीडियो बना के डालने वाले हैं। तो वो सब YouTube पर हमारा प्रयास चल ही रहा है। जी लोढ़ा जी, धन्यवाद।
और एक प्रश्न मैसेज के माध्यम से आया है। जैसे कि आपने बताया कि वास्तु ग्रंथों में कई छोटी छोटी बातों का उल्लेख किया गया है, क्या कहीं पर ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि जो जंतु कीट जैसे छिपकली, कॉकरोच, चींटी, मच्छर इत्यादि ना आए, तो इसे बिना किसी जहरीली चीज का उपयोग करके उन्हें भगाया जा सके? यदि हाँ, तो किस ग्रंथ में ये मिल सकेगा? हाँ, और प्रश्न प्रश्न फिर से पढ़े, मुझे समझ में नहीं आया। क्या छिपकली वगैरह नहीं आए ये लिखा है, कीट पतंगे हाँ नहीं आए ये हाँ, जी लिखा है? जी जी हाँ, महिमत अध्याय 28, 27 या 28। जी जी। और लिखा है, और वर्ली पेंटिंग या गेरू से घरों के बाहर या अंदर करने के कारण या उसका कोई उल्लेख भी मिलता है क्या? किस चीज का? और वार्ली पेंटिंग या गेरू है? से नहीं समझ में नहीं, शब्द समझ में नहीं आया। जी अनूप खंडेलवाल जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अनम्यूट की करके थोड़ा। अनूप जी, लिखा है, और वार्ली पेंटिंग या गेरू से है? घरों के नहीं बाहर या जी नहीं, वो शब्द समझ में नहीं आया। पेंटिंग तो समझ हाँ, में आ रहा है, गेहूं सुनाई दिया मुझे। गेरू, गेरू से का गेरू, घरों में, हाँ गेरू तो शुभ है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। चावल शुभ है, पेंटिंग करना हो तो कोई दिक्कत नहीं। जी जी। गेरू शुभ है, चावल शुभ है, चावल का आटा शुभ है। और कोई प्रश्न नहीं है अभी। जी। और मैं कल के कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूंगा। कल का कार्यक्रम है शिल्प, और एक प्रश्न फिर आया धीर लोधा जी का। धीर लोधा जी, आपका हैंड रेज है। नमस्कार जी। एक प्रश्न था कि जैसे बोलते हैं लकड़ी का फर्नीचर वगैरह बनाते हैं घर में, या पलंग वगैरह बनाते हैं, तो या खिड़की वगैरह लेते हैं, तो लोहे का प्रयोग नहीं होना चाहिए या लोहे की कील नहीं लगना चाहिए। या खिड़की वगैरह बनाते हैं तो ये जो आजकल एल्यूमिनियम सेक्शन वाली जो खिड़कियां चल रही है, ये शायद बताते हैं वास्तु अनुरूप नहीं है या सही नहीं है। तो ये चीजें बराबर है या मतलब बिल्कुल इसका क्या ठीक, समाधान बिल्कुल है? ठीक, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या है कि जैसे आज सागवान मान लो लकड़ी है, और सागवान लकड़ी इतनी महंगी हो जाए, या जो भी लकड़ी शास्त्र में दी है वो अनुपलब्ध हो जाए, उपलब्ध ना रहे, या व्यक्ति की पहुंच के बाहर है, तो क्या करेगा वो? इसलिए शास्त्र में तो निषेध है, इस बात से हम सहमत हैं, वास्तु के ग्रंथ। और ये सागवान की लकड़ी यदि पुरानी मिलती हो अपने को, या अपने घर की निकली हुई, पुराने मकान की निकली हुई हो, और उसका वापस आकर अगर वो अपन फर्नीचर में उपयोग करें। सामान्य सामान्य रूप से शास्त्र के आधार पर मना किया है, पर व्यक्तिगत आधार पर जब पूछेंगे तो हम कहेंगे यदि उसको किसी तरीके से शुद्ध कर सकते हो, उसका सारा रेडिएशन निकाल सकते हो, तो उसको यूज कर सकते हैं। शुद्धिकरण की प्रोसेस समझ लेना, तो उसके बाद प्रयोग में ला सकते हैं, सामान्य रूप से नहीं। ये शुद्धिकरण वैसा ही ना, जैसे वो मशीन वगैरह पे लगा के उसकी छिलाई वगैरह कर दे और वापस उसको फ्रेश कर दे, वो वैसा? नहीं नहीं, या ऐसा उसका कोई नहीं, ऐसा दूसरा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अलग विषय है, किसी समय डिटेल में बताएंगे। जैसे मूर्ति शुद्ध करते हैं ना प्रतिमा बनने के बाद, ऐसे शुद्धिकरण डिफिकल्ट प्रोसेस है, आसान अच्छा नहीं। वो। हाँ हाँ हाँ। जी जी, बहुत धन्यवाद। अच्छा, और अगर घर में लगा ली हो हमने पहले, जैसे, तो फिर उसका क्या कर सकते हैं घर में अगर देखो, अपनों ने लगा ली पहले? वास्तु पूजन कर लो, वास्तु शांति कर लो, शंका मन में मत रखो। आपका अलग अच्छा अलग अच्छा। प्रश्न का अलग अलग उत्तर होगा। लगा ली है तो हम कहेंगे वास्तु पूजन कर लो, शांति कर लो, घर को चार्ज कर लो। नहीं लगाई है तो कहेंगे शुद्ध करो। और नहीं लगाना है कि जी जी। लगाना है कि नहीं लगाना है, तो हम कहेंगे नहीं लगाना है। तीनों सवाल का जवाब अलग अलग होगा। इसलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जनरलाइज आंसर नहीं दिया जा सकता। इसलिए उसको कहा कि वो मिस इंटरप्रेट हो जाएगा। यदि लगा ली है तो वास्तु पूजन कर लो। जी, धन्यवाद साहब। जी, स्वागत। नमस्ते जी।
ये अभी आपका चैनल विजिट किया तो उसके अंदर जो वीडियोस हैं काफी बहुत सारे वीडियो हैं, तो अलग अलग चैप्टर्स वाइज पुस्तक वाइज लिखे हैं, तो इसमें कोई वास्तु का पूरा कोर्स भी है क्या वीडियोस में? जब YouTube चैनल पे जाएंगे, वीडियो को देखेंगे, 1 मिनट ठीक है। रुके, है ना, 1 मिनट रुके, मैं गया था, मैंने अभी विजिट किया जब आप एक अन्य एक सेकेंड। अभी इसे मुझे दिखाना नहीं आ रहा है, मैं इन शॉर्ट कहना ये चाह रहा था कि जब YouTube पर आप जाएंगे ठीक है। तो आपको वहां पर प्ले लिस्ट मिलेगी। हाँ वही खुली हुई है हाँ, सब। और उस प्ले लिस्ट में आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे लेक्चर्स, है ना। हाँ वही आर्किटेक्ट है, सम्राट, सूत्रधार है, वास्तु की जिस तरह से है पूरा आपका। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सीक्वेंस में मिल जाएंगे सब। अच्छा, तो इसमें शुरुआत कहाँ से करना चाहिए फिर? इसमें किस चीज को पहले उसमें करना 2 चाहिए? लेक्चर्स हैं, एक तो VTTC कोर्स है, अच्छा ठीक है। जी जी है। और एक हाँ जी। सबसे आखिरी में वास्तु वाला है 52 लेक्चर्स का। हाँ हाँ ठीक है। बस दोनों मिल गए। दोनों से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, जो इंटरेस्टिंग लगे। अच्छा, ये दोनों है, और एडवांस जो लिखा हुआ है वो अलग है, एडवांस कोर्स जो 45 देवता वाला है। वो सब बाद के। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, आपका YouTube का एक बार एड्रेस बोल दीजिए। शिव वर्मा वास्तु, YouTube पे लिखेंगे तो आ जाएगा, शिव वर्मा वास्तु। धन्यवाद जी। 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 सेकेंड, मिल गया शायद कुछ। तो ये महर्षि महेश योगी जी के जो कोर्सेज होते हैं उसमें भी आप ही लेक्चर्स लेते हैं, उसमें वीडियोस पे लिखा हुआ है इसलिए? हाँ, वहाँ फैकल्टी हूँ मैं, महर्षि महेश अच्छा योगी। अच्छा। जी, अच्छा, जो कटनी के पास जो है उनका पूरा, जबलपुर के पास में जो। हाँ, करौंदी में। वो लिंक तो नहीं भेज पा रहा हूँ, तो शिव वर्मा वास्तु लिखेंगे तो भी मिल जाएगा जी। ठीक है सौरभ जी। जी, अभी कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे, और मैं सभी सहभागी और श्री प्रसाद वर्मा जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। और कल के विषय में जो विषय प्रस्तुत होगा वो शिल्प का सामाजिक पक्ष है। इसे प्रस्तुत करेंगे श्री दिलीप केलकर जी, थाने से। तो अभी कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। सबको सादर नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रणाम। शुभ रात्रि।